की जल मंत्री फायर ब्रांड नेता आतिशी जी, आपका स्वागत है। और आगे मंच के इस इंटरव्यू की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी और पलक। आतिशी जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो मुझे लगता है कि बेमिसाल है और शानदार है, क्योंकि एक महिला जर्नलिस्ट एक महिला नेता से सवाल पूछ रही है, तो दिन तो अच्छे चल ही रहे हैं हमारे। बिल्कुल। बहरहाल, सबसे पहला सवाल मेरा आतिशी जी आपसे यही रहेगा। आम आदमी पार्टी, अच्छा नाम है पार्टी का, आज आम आदमी से 2013 के मुकाबले 2024 में कितनी जुड़ी है? देखिए, आम आदमी पार्टी इसलिए खास पार्टी है क्योंकि आज तक राजनीति आप देखिए हमारे देश में मनी पावर, मसल पावर के आधार पर होती आई है। कास्ट इक्वेशन, रिलीजियस इक्वेशंस। मुझे याद है कि जब 2013 में ये पार्टी बनी थी, 2012 के एंड पे हमने 2013 का जब चुनाव लड़ने की बात करी, मुझे अभी भी याद है उस समय लोग हम पे हंसा करते थे। लोग हमें देख के कहते थे, तुम लोग पॉलिटिक्स करोगे, तुम लोग चुनाव लड़ोगे, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास मसल पावर है, ना तुम कोई कास्ट इक्वेशन देखते हो टिकट देते समय। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में कुछ अलग करके दिखाया। उन्होंने बिल्कुल, जैसे अगर आप मुझे देखिए, आप मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं। हम बिल्कुल आम लोग हैं, हम आम मिडिल क्लास परिवार के लड़के लड़कियां थे। 25-30 साल की हमारी उम्र थी। अरविंद केजरीवाल जी ने हम लोगों को लिटरली सड़क से उठा के इस देश की राजनीति में कहाँ पहुँचा दिया। तो आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हम लोग में से कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। ना मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में थे, ना मेरे नाना जी किसी स्टेट के गवर्नर थे, ना मुझे पैतृक धन के रूप में लाखों करोड़ों की जायदाद मिली हुई है जो अक्सर हम पॉलिटिक्स में देखते हैं। हम लोग साधारण मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकले हुए यंग लोग थे जो पॉलिटिक्स में आए। और मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने हम जैसे लोगों को, फ्रेश फेसेस को पॉलिटिक्स में मौका भी दिया और पॉलिटिक्स को सक्सेसफुल भी करवाया। आतिशी, आपकी बात से तो मैं सहमत हूँ कि नहीं, आम आदमी पार्टी में वो लोग हैं जो मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं। हमने अन्ना आंदोलन को भी बहुत नज़दीक से देखा था, अरविंद के काम को, मनीष के काम को भी बड़ा नज़दीक से देखा था, और उनके साथ दूसरे जो साथी थे उनके काम को भी नज़दीक से देखा था। फिलहाल जो स्थिति है आम आदमी पार्टी की, अगर मैं देखूँ, अरविंद जेल में हैं, मनीष जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, पता नहीं कौन आने वाले समय में क्या होने वाला मैं नहीं जानता। आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसका पार्टी पे किस तरह का इम्पैक्ट है? क्योंकि सड़क पे मुझे आतिशी नज़र आ रही हैं, मैं तो बाकी लोगों को नहीं देखता। पानी की दिक्कत हो, पानी भरा हो तो पानी में आतिशी जो है जनता के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। उसके अलावा जो बाकी लोगों का जो जवाब देना है उसको भी मैं यही देख के कहता हूँ कि जवाब तो आपकी तरफ से आ रहा है आजकल। तो क्या लगता है कि भविष्य कैसा होगा? इलेक्शन बहुत नज़दीक है, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन कई जगहों पे रहा है, हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, क्या होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करना, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करना, ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में दिल्ली में करके दिखाया है उसका तोड़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी की इतनी राज्यों में सरकारें हैं, हमसे नेबरिंग राज्यों में सरकार है। दिल्ली का आधा बॉर्डर यूपी से लगता है, बाकी आधा बॉर्डर हरियाणा से लगता है। आज अगर आप देखिए, हम गवर्नेंस की बात करें, आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की बात करें, जो हमारे यूपी बॉर्डर पे सारे स्कूल हैं और जो हमारे हरियाणा बॉर्डर पे सारे स्कूल हैं, वहाँ पर हाई एनरोलमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग यूपी के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, वो अपना आधार पे एड्रेस चेंज करवा के दिल्ली के स्कूल में आते हैं। हरियाणा के उस पार के बच्चे अपना एड्रेस चेंज करा के हमारे सरकारी स्कूल में आते हैं। आप दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाइए, आप जीटीबी हॉस्पिटल में जाइए जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, 70% पेशेंट्स आपको यूपी से आते हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों नहीं है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? दिल्ली के बच्चे हरियाणा के स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं?
दिल्ली के बच्चे यूपी के स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? दिल्ली के पेशेंट्स यूपी के सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जा रहे? हरियाणा के अस्पतालों में क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये सरकारें गवर्नेंस के मामले में लेकिन आप मैम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, जी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी का कारण ही यही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे काम से अपने काम को कंपेयर ही नहीं करवा सकती है। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी के काम से दिक्कत है, आप हमसे लंबी लकीर खींच के दिखाइए, आप हमसे अच्छे स्कूल चला के दिखाइए, आप हमसे ठीक है। आपने मैम उपलब्धियां गिनाई और मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है। आप आम आदमी पार्टी हैं और मैं आम आदमी हूँ और यहाँ पर सभी आम आदमी हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम है मैम, हम भी दफ्तर टाइम पर पहुँचना होता है। हम भी आम आदमी ही हैं। दफ्तर टाइम पर पहुँचना होता है। मेरी सैलरी आपसे कमी होगी। आप आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है ये मैम कि दफ्तर टाइम पर पहुंचना होता है। आज सुबह का ही अगर मैं उदाहरण दे दूं तो मुझे 8 बजे आना था, 6:30 बजे मैं घर से निकली और 10 बजे यहाँ पर पहुंच पा रही हूँ क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक इतना ज्यादा था। क्या करें? दिल्ली को अगर हमें समझना है और दिल्ली की अगर हमें समस्याओं को समझना है तो जो दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ठीक है, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के दौर में बढ़ गया है, लेकिन दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार आज से नहीं, दशकों से चल रहा है। आप देश क्या दुनिया में कहीं पर भी जाइए, आपको दिल्ली जैसा पुअरली डिजाइंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप एक सड़क पे जाइए, एक सड़क एक सरकार की है, वो चौराहा जैसे ही पार करती है वो दूसरी सरकार की हो जाती है, वो एक चौराहा और पार करती है वो एक तीसरी सरकार की हो जाती है। ये हम मानते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी भी रहती है। अगर दिल्ली वालों को हमें हाई क्वालिटी गवर्नेंस देनी है तो हमें दिल्ली का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं जी छोटी सड़कें एमसीडी की हैं, बड़ी सड़कें दिल्ली सरकार की हैं, उससे बड़ी सड़कें डीडीए हैं, केंद्र सरकार की हैं। लेकिन दिल्ली में तो अक्सर से पार्शियल स्टेट हो गई है ना मैम। ये वाला नाला एमसीडी का है, वो जिसमें जुड़ता है वो पीडब्ल्यूडी का है, और वो जिसमें जाके गिरता है वो डीडीए और केंद्र सरकार का है। तो जिस दिन पानी भरता है केंद्र सरकार कहती नहीं नहीं दिल्ली सरकार के नाले से आया था, दिल्ली सरकार वाले कहते नहीं एमसीडी के नाले से आया था। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों को हमें बेहतर गवर्नेंस स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ये लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आया, तो दिल्ली के गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे बहुत बात हुई थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल एक वकील ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था जी। उन्होंने कहा था दिल्ली को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। एक जो एनडीएमसी एरिया है, सेंट्रल दिल्ली है, जहां पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसको आप 100% सेंट्रली गवर्नड यूनियन टेरिटरी बनाइए जिसे पूरी तरह केंद्र सरकार चलाती है, चाहे उसके फाइनेंसेस हो, चाहे सड़कें हो, चाहे सिक्योरिटी हो, सब कुछ हो। लेकिन दिल्ली की बाकी 3 करोड़ जनता को आप एक फुल पावर वाली सरकार दीजिए जहां पुलिस भी उनके तो पास है, आपने सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल बिठाने की कोशिश की? देखिए बात तो बनाने से बनेगी। इसमें मेरा एक सवाल ये आतिश जी, आपको लगता नहीं कि सड़कों पे अलग अलग लगाते कि भैया ये जो है दिल्ली सरकार के जिम्मे है, ये जो है भारत सरकार के जिम्मे, जिससे जैसे ही पानी घटेगा तो पता चल जाएगा लोगों को। मैं तो देख रहा था कि किस तरीके से लोग दावे कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब के इधर हाल में बहुत सारे आपको चिट्ठियां भेजी गई, सवाल उठाए गए, वो सारे बड़े गहनता से देख रहा था। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि इसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी आतिशी जी, कि आप जैसे पानी में मैं देख रहा था चल के जो है लोगों की समस्याओं को सुन रही थी। पानी जब रात को एकाएक पानी आ गया था, उसके बाद आप लोग सारे लोग पहुंचे, वहाँ पे पंप लगाए गए, पानी निकाले गए, लोगों को की सहायता की गई। सवाल ये उठता है कि काम करने के बाद जब अधिकार जताने की बात होती है तो फिर ये हो जाता है कि जी हमने किया है, तो ये कैसे पता चलेगा? लेकिन अरविंद मुझे ऐसा लगता है फिर दिल्ली की जनता तो यही सोचेगी ना कि केंद्र में जो सरकार बैठी है दिल्ली में भी उसी सरकार को चुना जाए। बोर्ड लगा दो भैया, काम खत्म हो जाए। हाँ। है, पता चल जाए कि यहाँ से पानी उतर गया, अच्छा ये आतिशी जी ने उतार दिया, काम क्या खत्म जवाब करिए, देना क्यों चाहेंगे नहीं? इस पर? और उसके बाद मेरा इसमें सवाल एक और है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है,
हिमाचल से भी पानी बहुत आ रहा था दिल्ली में। तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के लोगों से भी बातचीत हम लोग करें एक बार, क्योंकि अब तो बहुत अच्छे रिलेशन हैं? तो मैं इसमें दो चीजें कहूंगी। जी जी। सबसे पहले तो ये जो सवाल है कि जी केंद्र में जिसकी सरकार है, उसको ही चुन लिया। मैं तो आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी। देखिए, आप उसको चुनेंगे ना जो काम करता है। जी 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 48 लाख करोड़ रुपए का उनका बजट होता है, राइट? दिल्ली के लिए एक काम जो उन्होंने 10 साल में किया है ना, वो एक काम बता दें, मैं खुद ही दिल्ली के लोगों को कह दूंगी बीजेपी को वोट दे दें। 48 लाख करोड़ के सालाना बजट से देश की राजधानी पे वो 1 रुपया नहीं खर्च करते हैं। हमें कितना मिलता है? हमें साल के 40,000 करोड़ मिलता है टैक्स के तौर पे, जीएसटी, वैट, एक्साइज जो दिल्ली सरकार के पास आता है। जी। उससे हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं, उससे हम 24/7 पावर भी देते हैं, उससे हम सरकारी स्कूल भी बनाते हैं, उससे हम मोहल्ला क्लिनिक भी बनाते हैं, उसमें फ्री दवाइयाँ भी देते हैं, अच्छे अस्पताल भी देते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी खरीदते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा भी देते हैं, हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। तो अगर हम 40,000 करोड़ में दिल्ली के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो केंद्र सरकार ये तो बताए कि उन्होंने दिल्ली में 10 साल में क्या किया है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस पे तो 100% केंद्र सरकार का कंट्रोल है, उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप यहाँ पे जो सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई अगर एक व्यक्ति मिल जाए जो मुझे कह दे कि 10 साल में दिल्ली ज़्यादा सेफ हो गई है, दिल्ली में क्राइम कम हो गया है, दिल्ली में महिलाएं रात को निकल सकती हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे। क्या 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली को महिलाओं के लिए सेफ बनाया है? क्या दिल्ली में क्राइम रोका है? क्या गाड़ियों की चोरी रोकी है? क्या चेन स्नैचिंग रोकी है? कुछ भी नहीं किया। राहुल महाजन जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं इसी से जुड़ा। राहुल जी, मैं बड़ी देर से आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि हमने ये किया और उन्होंने ये नहीं किया, जैसे अभी क्राइम की बात हुई, तो ऐसा क्या कारण हो गया कि उन्होंने वो नहीं किया फिर भी दिल्ली की जनता ने उन्हें जिता दिया? और आपने ऐसा इतना सारा किया फिर भी आपको लोकसभा में नहीं जिताया? देखिए, दिल्ली की जनता में एक मानसिकता है कि वो लोकसभा के चुनाव में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वोट करते हैं, दिल्ली के चुनाव में दूसरे प्रकार से वोट करते हैं। लेकिन मैं ये दिल्ली के लोगों से भी पूछूंगी, आप देखिए जी क्या हुआ कि देश भर में बहुत सारे लोगों ने, देश के अलग अलग हिस्सों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। यूपी के लोगों ने नकार दिया, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद जिताए। दिल्ली के लोगों को अगले दिन क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का पानी रोक दिया, यह मिला दिल्ली के लोगों को। और जहां भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया, अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ के उनके तो सामने क्या आप घूम ये रही कहना है चाहेंगे कि कि आप डबल बताइए इंजन की आपके लिए सरकार क्या के लिए करना किया है? जा रहा है? तो ये दिल्ली के लोगों के लिए भी सोचने की बात है कि हमने तो वोट देके धोखा ही खाया, जिसने वोट नहीं दिया उसको भारतीय जनता पार्टी की आपके सेवा जवाब मिल में रही है। एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो डबल इंजन की सरकार का नारा दिया जाता है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ही विकास होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वाले वोट नहीं देते हैं, ये तो उनको पता ही है। 2013 में नहीं दिया उन्होंने, फिर 2015 में नहीं दिया, फिर 2020 में नहीं दिया। 3 चुनावों में तो दिल्ली के लोगों से वो लगातार हारे। उसके बाद उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली कि एमसीडी चुनाव में किसी ना किसी तरीके से हमारी सरकार बन जाए। एमसीडी के चुनाव में हार रहे थे, इसलिए चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए एमसीडी यूनिफिकेशन बिल लेके आ गए। कहा जी हम 1 साल के लिए आप एमसीडी के वार्ड्स को डिलिमिटेशन करेंगे। दिल्ली एमसीडी का चुनाव गुजरात के साथ करा दिया कि आम आदमी पार्टी दोनों जगह चुनाव लड़ रही है, हो सकता है कि हम दिल्ली में चुनाव जीत जाएं। इस सब के बावजूद भी एमसीडी में उनको करारी हार मिल गई। तो भारतीय जनता पार्टी को तो पता ही है कि उनके साथ दिल्ली में क्या होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ा है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो दिल्ली को मिलना चाहिए। अब दिल्ली की सरकार किसके भरोसे है? क्योंकि जनता को तो विकास चाहिए ना। अब आप तालमेल बिठाने के लिए क्या कर रही है? ये तो हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, सोल्यूशन क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के हक के लिए लड़ रही है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अगर कोई एक पार्टी है और एक सरकार है जिन्होंने दिल्ली वालों के काम करवाए हैं, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है।
आज आप देखिए दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ी, आप नेबरिंग स्टेट्स में जाइए, आप हरियाणा, यूपी में फरीदाबाद जाइए, नोएडा जाइए, गुड़गांव जाइए, गाजियाबाद जाइए, डेली 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक इकलौती सरकार है जिसने इतनी गर्मी में भी 24 घंटे बिजली दी, कोई लोड शेडिंग नहीं हुई दिल्ली में। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ऐसा किया। आप बगल के राज्यों में जाइए, आप देखिए उनके सरकारी स्कूलों का हाल। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। दिल्ली एक इकलौता ऐसा राज्य है जो मोहल्ला क्लिनिक्स के माध्यम से हाई क्लास प्राइमरी हेल्थ केयर आपको आपके दरवाजे पे देता है। आपके घर के पास आपके पास एक एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक जहां पे एक MBBS डॉक्टर बैठता है, जहां पे सारी मैम आप जो बात बता रही हैं आई अग्री, क्योंकि मैं दिल्ली Yes. निवासी हूँ और मैं समझ सकती हूँ, मेरे घर के सामने का स्कूल जो है वह बना है, अस्पताल वहाँ पर बना है। लेकिन बात यह है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आगे क्या, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने खुद कहा कि एक सपोर्ट जो है वह नहीं मिल रहा, तो दिल्ली के अब फैसले किस गति से लिए जा रहे हैं या फिर उसे पेंडिंग देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेके आई है उसको सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के जल्दी सुनेगा। क्योंकि आखिरकार जब एक ऐसा कानून आता है जो दिल्ली के लोगों के वोट के अधिकार को छीन रहा है, देखिए ये आम आदमी पार्टी के या अरविंद केजरीवाल के अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं। जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत छीनी जाती है तो वो दिल्ली के लोगों की वोट की ताकत छीनी जा रही है कि जिस सरकार को दिल्ली के लोग वोट दे के चुनते हैं, बीजेपी कहती है कि नहीं 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 वो नहीं चलाएंगे सरकार, जो हार गया वो चलाएगा सरकार। तो ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, बट मैं इसको समझना चाहती हूँ हाउ इट के इज लोगों की लड़ाई। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो तब होता ना जब आप कह रहे हैं कि एकदम किसी MP ने कुछ इसको वो नहीं करा, बाकायदा ये पार्लियामेंट से पास हुआ बिल, देन आप सेंटर पे जो सरकार कह रहे हैं वो जनता चुन रही है, फिर दिल्ली में जो सरकार है वो जनता चुन रही है। दिस इज अ पार्शियल स्टेटहुड ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए ये बिल इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस बेसिक स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी इज अ राइट। तो जब आप किसी को वोट दे के भेजते हैं, जब एक चुनी हुई सरकार है, वो चुनी हुई सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आपकी चुनी हुई सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल है, वो कैसे काम करेगी? वो डायरेक्शन देगी अफसरों को और अफसर काम को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? दिस इज द ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट एग्जिस्ट्स इन आवर गवर्नमेंट, एग्जिस्ट्स इन एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा जनता तो चुन के भेजेगी, लेकिन जिनको चुन के भेजेगी उनका कोई अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल केंद्र सरकार का होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर जनता ने जिसको चुन के भेजा है, किसी रीजन से भेजा है, उन्होंने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो देखा, उनका प्लान देखा, उनकी आइडियोलॉजी देखी और कहा कि हम ये चुनना चाहते हैं, हम ये काम चाहते हैं, हम ये वादे पूरे करवाना चाहते हैं। अब वो कैसे पूरे होंगे बताइए? लेकिन मुझे लगता है कि आपकी नहीं, आप बताइए ना, एक सेकंड, इन्होंने सवाल, अब आप बताइए वो वादे कैसे पूरे होंगे? आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, वो वादे कैसे पूरे होंगे? कौन पूरे करेगा? देखिए मैं तो जाके अगर कहीं पे सड़क रिपेयर होनी है, वो तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का इंजीनियर करेगा ना, वो मैं तो नहीं जाके करूंगी, मैं उसे डायरेक्शन दूंगी। केंद्र सरकार ने कह दिया जी इनकी चुनी हुई सरकार की डायरेक्शन नहीं माननी है, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक हुआ एंड देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो ले आए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिल्ली में चुनी हुई सरकार को खत्म कर दे, दिल्ली के लोगों का वोट का अधिकार खुल के छीन ले। ये बैकडोर से दिल्ली के वोट का अधिकार क्यों छीना जा रहा है, ये सवाल सारे दिल्ली वाले पूछ रहे हैं। आतिशी, मुझे लगता है कि आप जिस तरह से इस समय सड़क पे संघर्ष कर रही हैं, मुझे लगता है कि जो है लोग इसको देख रहे हैं और आने वाले समय में जहाँ पे अलग अलग जगहों पे चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस के साथ आपका एक अच्छा सहयोगी पार्टनर के तौर पे है। पता नहीं आगे क्या होगा राजनीति में, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद करूंगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा। आपने समय दिया, आपको बहुत थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए इंडिया डेली को। तो जोरदार स्वागत होना चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। बेबाक
जवाब दिया, हर तीखे सवाल का उन्होंने जवाब दिया। हम चाहते हैं कि इनका स्वागत करें कि हमारे सीएमडी